बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशप विद बिलाल मुबश्शिर। सांगला हिल में बहुत सारे सियासी लोग हैं जो कुछ देख कर आए हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ख़ानदानी तौर पर सियासतदान हैं, जिनके बाप दादा चाहे पाकिस्तान में रहकर चाहे हिंदुस्तान में रहकर उन्होंने सियासत की है, लेकिन आज भी वो मंजे हुए सियासतदान हैं। मेरे साथ आज के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका भी ताल्लुक़ ऐसे ही घराने से है, जो जद्दी पुश्ती सियासतदान हैं। उनके भाई भी सियासतदान हैं, उनके बड़े ताया उनके जो थे वो भी सियासतदान हैं, उनके दादा जान वो भी सब सियासतदान में हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं हाजी इरफानुल हसन भट्टी साहब से, जो कि सदर अभी नए नए बने हैं यूथ विंग ज़िला ननकाना साहब के, और आप साबका टिकट होल्डर PP 131 भी हैं। इनके अलावा मरकज़ी नायब सदर हैं PMLN कसान विंग के भी। उनसे बहुत सारी बातें करेंगे बलेर चक नंबर 119 को लेकर, उनकी सियासी कैरियर को लेकर, उनके सियासी मामलात को लेकर, उनकी अफ़हाम व तफ़हीम, सियासत में आने की वजह क्या है, बाप दादा के काम को छोड़कर और काम क्यों नहीं किया। उनसे बहुत सारी बातें होंगी, कुछ तलख़ कुछ खट्टी मीठी बातें भी उनसे करेंगे। तो बात करते हैं आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब हाजी इरफानुल हसन भट्टी साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भट्टी साहब क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त नायत किया ताकि हम आपके बारे में बहुत सारी जो बातें हैं वो जान सकें, ख़ास तौर पर यूथ विंग के हवाले से आपसे मज़ीद मालूमात हासिल कर सकें। जी जैसे कि हमारे प्रोग्राम का फ़ार्मेट है, हम चाहेंगे मुझमें जितने भी लोग हैं कि आप हमें बताएं कि आपका जो ख़ानदान, जो आपका तल्लक़ है किस ख़ानदान से है और आप कब हिजरत करके इस गाँव में और कैसे आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1947 में मेरे दादाजी हिजरत करके इंडिया से यहाँ पर पाकिस्तान में आए। जी। और मेरे जो बड़े दादा अबू हैं जी। वो अपने गांव के नंबरदार भी थे। जी। मेरे दादा अबू 2 भाई थे, बड़े जो हैं वो उनके उदवा के नंबरदार थे। वहाँ से जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग-अलग हुए, मेरे जो दादा अबू हैं वो कायद आज़म के साथी थे और कायद आज़म के साथ मुस्लिम लीग में हरावल दस्ते में शामिल थे और उनके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए यहाँ पे। तो बलेर में आके फिर आपके यहाँ पे मुस्तकिल हो गए? हाँ जी बिल्कुल जी, बलेर में आए जी। बलेर में आके फिर यहाँ से उनके मुस्तकिल यहाँ पे रहने ना। ठीक है, कहते हैं कि जो जब जिसका बाप सियासतदान हो तो फिर बेटा या बेटी भी सियासत में तो बआसानी उसके लिए मनाज़िल जो है ना तय हो जाती हैं। आपके ताया वो भी सियासतदान थे, आपके दादा जान भी, आपके वालिद मोहतरम तो सियासत में नहीं थे, फिर आप क्यों सियासत में आ गए? देखिए जी, ख़ानदान में मेरे दादा अबू, बड़े दादा अबू, छोटे तो वो सियासत में थे। फिर मेरे ताया अबू भी सियासत में थे और मेरे वालिद साहब चूँकि गवर्नमेंट मुलाज़म थे, इसलिए वो सियासत में नहीं थे, लेकिन अपने धड़े के पक्के थे। अच्छा। हाँ जी, वो एक धड़े जिसके साथ थे उसके साथ थे, जिसके मुखालिफ है उसके मुखालिफ थे। सही है। तो सियासी जो हैं जानशीनी वो तो थी ना जी। सही, वो तो है। हाँ। तो आपने तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने मिडिल तक तो मैं अपने गाँव से पढ़ा हूँ। अच्छा। मैट्रिक मैंने सांगला हिल से किया है। सही है। और FA मैंने डिग्री कॉलेज सांगला हिल से किया है। ठीक है, माशाल्लाह। तो आपने मैट्रिक किया 1992 में, 1993 में जैसे आप फर्स्ट ईयर में गए हैं तो आपने साथ ही सियासत को ज्वाइन कर लिया। तो सियासत में आने की वजह क्या थी? सियासत में आने की वजह ये थी कि चूँकि सियासत मेरे आया नहीं हूँ मैं, सियासत तो मुझे विरासत में मिली है। जी। लेकिन अब अमली तौर पर आपने ऐलान कर दिया अभी मैं 1993 में कि मैं भी अभी सियासतदान में ही हूँ। मैं उस वक़्त नई यूथ विंग बनी थी। अच्छा। नून लीग की। चूँकि मेरी अम्मी जो है ना वो ग्वाल मंडी के रहने वाली हैं और वो नवाज शरीफ के घर का और उनका घर बिल्कुल आसपास ही था। अच्छा। तो उस वजह से भी नून लीग से वाबस्तगी थी। सही है। और इस वजह से फिर मैंने 93 में ही, क्योंकि पढ़ने को आगे दिल काम करता था, सियासत में जाने को अपने बाप दादा की जो मेरे दादा अबू थे उनकी सीट संभालने को ज़्यादा दिल था। सही है, वो तो है। तो आपने जब तालीम हासिल की तो उसके बाद आपने कारोबार का सिलसिला शुरू किया या नौकरी की? ना जी ना, नौकरी नहीं की। मैं कारोबार के लिए मैंने ना सऊदी अरब चला गया। अच्छा। वहाँ जाके मैंने अपनी एक फैक्ट्री लगाई, वो जिप्स की। अच्छा। फिर मैंने वहाँ पे एक वर्कशॉप बनाई। अच्छा। वहाँ पे मैंने फिर दो डायने ख़रीद लिए, सामान लोड करके किसी दूसरे शहर में पहुँचाते थे, यानी ट्रांसपोर्ट का। जी। ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। 5 साल मैं वहाँ पे रहा हूँ। सही है। और 5 साल में मैंने इतने पैसे कमा लिए कि मैंने उसको खैरबाद कह दिया। अच्छा। और पाकिस्तान आके अपना बिजनेस शुरू कर लिया।
अच्छा, तो आप कौन सा बिज़नेस स्टार्ट किया फिर आके? इस वक्त तो मेरे 4-5 बिज़नेस हैं। एक तो जो मेरा शुरू से बिज़नेस है वो है चावल और गुड़ और ये जो चीज़ें लेके फिर मैं बड़े-बड़े स्टोर्स पे जो मसलन अल-फतेह है और ऐसे को बड़े स्टोर मैक्रो है, इनको मैं सप्लाई करता हूँ। सही है। और इनके अलावा कौन-कौन से हैं? इनके अलावा मैंने एग्रीकल्चर में हूँ, ननकाना साहब में हमारी को तकरीबन 120 एकड़ ज़मीन है। अच्छा। वहाँ पे मैंने को 30-40 एकड़ फ़िश फार्म बनाए हुए थे। अच्छा। ठीक है, वो काम करता हूँ। फिर हमने कोई 2-3 टाउन डेवलप कर रहे हैं। अच्छा। और फिर हम एक गल्ला मंडी डेवलप कर रहे हैं। सही है। गल्ला मंडी जो है ना वो पिंडी भट्टिया में डेवलप कर रहे हैं। सही है। तो वो काम कर रहे हैं। कभी स्कूल कॉलेज दौर में भी आपको लीडरशिप का शौक़ रहा है, आगे बढ़ के नारे मारने? मैं कॉलेज में MSF का प्रेसिडेंट था। अच्छा। और जनरल सेक्रेटरी भी था कॉलेज में। जब मैं जनरल सेक्रेटरी था उस वक्त एहसानुल हक डोगर साहब हमारे सदर थे टाबा सिंह से। सही। तो कॉलेज में भी भरपूर खिदमत की है अपने स्टूडेंट्स दोस्तों की। सही। तो अपने पहला इलेक्शन कौन सा और किस सीट के लिए लड़ा था? मैंने पहला इलेक्शन जी 2013 में MPA के लिए लड़ा था। उससे पहले कोई इससे पहले मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। आपकी हार की वजह क्या बनी? हार की वजह ये थी कि पार्टी ने मुझसे इतनी मोहब्बत की कि यहाँ पे चूँकि बरजीश ताहिर साहब मुझसे सीनियर हैं, मैंने पार्टी के लिए टिकट अप्लाई किया तो टिकट ना मुझे मिला ना तारिक बाजवा साहब को मिला। और बरजीश ताहिर साहब ने तारिक बाजवा साहब की हिमायत की और मुझे लग रहा है कि मेरी हारने की वजह वो बनी है। लेकिन अगर बात करें 1993, 92, 93 उससे पहले की, आपकी सियासी वाबस्तगी, आपका सियासत में आने का जो सबब, जो मामलात हैं, वो नवाज़ शरीफ से मोहब्बत ही है, उनकी पार्टी से मोहब्बत ही है, फिर भी आपको टिकट ना मिलना, आपको लगता है ये नाइंसाफ़ी हुई आपके साथ? देखिए जी, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे टिकट दिया जाए और ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी है, लेकिन जो अल्लाह की आदत है उसको मेरे से ज़्यादा पता है कि टिकट किसको देनी है। हाँ, उनकी मेहरबानी है, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने टिकट ओपन कर दिया। सही। ये मेरी पार्टी से जो वाबस्तगी है ये उसका मुझे उन्होंने बताया कि आप पार्टी से वाबस्ता है ना, तो अगर आपको टिकट नहीं मिल रही है ना तो हम किसी को टिकट भी नहीं दे रहे। सही है। 2013 में जैसे आपने बोला पहली बार इलेक्शन लड़े, हारे। हाँ जी। फिर 2018 में ना मैं चूँकि हम कंबाइन फैमिली सिस्टम है, तो भाइयों ने कहा कि हम इलेक्शन अगर टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे। सही है। मैंने टिकट नहीं मिला तो फिर मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। लिखा जाता है ना टिकट होल्डर PP 100। वो 2013 में तो टिकट होल्डर था ना। अच्छा, वही चल रहा है? वही चल रहा है जी, वही चल रहा है। तो आगे भी चलता रहेगा सही? आगे नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद तो बड़ी है कि टिकट मिलेगा, इस दफ़ा अप्लाई करेंगे। 2018 में मियाँ जासन भट्टी साहब को मिला। हाँ जी। आप भी भट्टी, वो भी भट्टी, तो लेकिन आपके दरमियान काफ़ी सारे सियासी इख्तलाफात हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं जी, कोई सियासी इख्तलाफ नहीं। पार्टी के लिए मैंने भी टिकट अप्लाई किया, उन्होंने भी अप्लाई किया, उनको मिल गया। हमारे कोई इतने इख्तलाफ नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका बरजीश तारा साहब का तल्लक उस लेवल पे ना होना या उनको क्रॉस करके सीधा मेन पार्टी से रब्ता करना भी हो सकता है? नहीं जी, बरजीश तारा से देखिए जी 92-3 से मैं हूँ और 99 में हमारी हुकूमत जो है वो नून लीग की ख़त्म हो गई और मार्शल लॉ लग गई। जी जी। 99 से लेके 2007 तक बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पार्टी के लिए। जी जी, मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, सब मेरे पास सारा कुछ मौजूद है। मैंने जेलें काटी आपने, सब कुछ? हाँ जी, जेलें काटी, परवेज़ मुशर्रफ की मारें खाई, सारा कुछ किया। सही है। ठीक है। वो पार्टी से वाबस्तगी ये जो प्यार है ना पार्टी से, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, उनके जो आगे से बच्चे हैं, बाजी मरियम है और हमजा भाई हैं, उनसे प्यार है आगे से। सही है। इस वजह से नून लीग से वाबस्ता हूँ। लेकिन अगर जो सांगला हिल में जो नून लीग का जिसको गढ़ कहा जाता है या जो मरकज़ी जो शख्स है, उससे तो आपके इख्तलाफात वाज़ेह हैं सबके सामने, और फिर भी आप पूरा उम्मीद है कि आपको अगर अगली बार टिकट मिलेगी, जबकि टिकट उसी को मिलती है जिसको बरजीश तार साहब सपोर्ट करते हैं। बात यह है कि वो सीनियर है। सही है। उन्होंने ये बात तो ढकी छुपी नहीं है कि वो जिसकी उंगली पकड़ते हैं उसको टिकट मिलती है। लेकिन 2013 में आपने देख ही लिया था कि उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी और छोड़ दी, उंगली पकड़ी और छोड़ दी। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी भी इज़्ज़त रख ली, टिकट किसी को भी ना मिला। बरजीश ताहिर के मुकाबले में मैं इतना बड़ा कारकुन नहीं हूँ। बरजीश ताहिर की पार्टी से मेरे से बहुत ज़्यादा वफादारियाँ हैं और वो कमिटेड है।
लेकिन मैं चूँकि उनका बच्चा हूँ, छोटा हूँ अभी, उनसे मेरी एज का डिफरेंस भी तो आप देखें। जी वो तो है। ठीक है, तो वो सीनियर है, इसलिए फिर मुझे जब टिकट नहीं मिला तो फिर किसी को भी नहीं मिला। तो ये आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये ठीक है, उम्मीद है नाज़रीन भी समझ चुके होंगे। तो थोड़ा सा मौजू को घुमाते हैं दूसरी तरफ। आप मरकज़ी नायब सदर हैं किसान विंग के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से, तो आप उसमें क्या क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? मैं ना जी मरकज़ी नायब सदर हूँ। मैं लेबर विंग का सदर रहा हूँ 15 साल। अच्छा। मुस्लिम लीग नून लेबर विंग का सदर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट ननकाने का 15 साल। जब डिस्ट्रिक्ट बने चौधरी बरजीस ताहिर ने मुझे लेबर विंग का सदर बना दिया। ठीक है। फिर कुछ ऐसी वजूहत आई कि 2019 या 20 में मुझे लेबर विंग की सदारत से किसी वजह से उतार दिया गया। ठीक है। मैं चला गया जी अपनी आला क़यादत के पास कि मुझे लेबर विंग की सदारत से उतार दिया गया। उन्होंने मुझे कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा जी मुझे डिस्ट्रिक्ट का ना किसान विंग का सदर बना दिया जाए क्योंकि मैं किसान हूँ। उन्होंने कहा जी डिस्ट्रिक्ट का नहीं हम बना सकते आपको, हम मरकज़ का नायब सदर बना देते हैं। अच्छा, सही। उन्होंने मुझे मरकज़ का नायब सदर बना दिया। तो किसानों के लिए मैं दिन रात कोशिश कर रहा हूँ, किसी जगह भी किसानों की कोई मुश्किलात हैं मैं उधर पहुँचता हूँ। सही है। ये जो पिछले गन्ने का बुरहान आया हुआ था तो गन्ने की कीमत नहीं दे रही थी ये हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत। ओकाड़ा से जो टीमें आई थी, वो जो पूरे पाकिस्तान से किसान आए हुए थे, ये कोट अब्दुल मालिक, ये इधर ठोकर नियाज बेग, उधर तो मैं भी उनके साथ था। कोई भी मसला हो किसानों के लिए, हमारी किसानों की एक टीम है जो व्हाट्सएप ग्रुप में है, वो कॉल देते हैं, हम उधर पहुंच जाते हैं। सही है। और आपका जो मेन मंशूर है वो किसान बरादरी के लिए काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अगर मैं थोड़ा सा जहाँ पे कोट करूँ, चौधरी अहमद हसन वैस नंबरदार साहब का कोटली के नंबरदार हैं और वो भी मुस्लिम लीग नून के ही ख़ासुल ख़ास कारिंदे हैं। उनका एक जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने एक बात कही थी मुझे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हमेशा किसान बरादरी को नुकसान हुआ है। आप कह रहे हैं कि किसान विंग के आने के बाद, या कह लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसानों के हक़ों के लिए लड़ रही है इमरान खान के ख़िलाफ़, तो ये तो दोनों चीज़ें मुतज़ाद हैं। जब आपकी हुकूमत होती है तब भी आप किसान के लिए कुछ नहीं करते, जब अपोजिशन में होता है फिर सब कुछ करते हैं, ऐसा क्यों? मुझे तो ना नंबरदार साहब जो है ना वो इंतहाई अच्छे इंसान हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। लेकिन जब आ रही है पार्टी की बात, किसानों की बात, तो मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। इस दौर में रहना चाहता हूँ कि पीछे डीएपी की खाद की बोरी, यूरिया खाद की बोरी, दवाइयाँ, स्प्रे, सब्सिडी, मैं 120 एकड़ ननकाना साहब में और तकरीबन 50-60 एकड़ 70 एकड़ जो है ना सांगला हिल में ज़िम्मेदार हूँ। मुझे ये सारी सब्सिडी मिली है। अब इस हुकूमत ने क्या किया है कि वो एक किसान कार्ड बना दिया है और कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। झूठ बोल रहे हैं सारा ये। और जो शहबाज शरीफ के दौर में किसान को सब्सिडी मिलती थी ना, वो हम क्या करते थे, मैसेज करते थे और जो भी वो इजी पैसा वाली दुकान है जाके मैसेज दिखाते थे और हमें 800 रुपया, 700, 200, 1000 जितना भी होता था वो हमें मिल जाता था। सही है। और अभी भी फिर मैं ज़िम्मेदार हूँ, फिर खादें आ रही हैं, कोई कार्ड कोई पैसे नहीं मिल रहे। सही है। हाँ जी, तो ये है कि नंबरदार साहब की इस बात से मैं एग्री नहीं हूँ कि नून लीग के दौर में किसानों को नहीं मिलता। गन्ने का रेट अच्छा मिला, जो हमारे चाहिए बहुत ज़्यादा रेट तो अब, लेकिन अब महंगाई देखें ना सर, उस वक्त वैसे ही ना रेट ज़्यादा, जैसे ही गंदम का रेट बढ़ता है, गन्ने का रेट बढ़ता है तो महंगाई तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। चीनी महंगी होगी, फिर आटा महंगा होगा, जैसे गंदम का रेट बढ़ेगा। सर वो तो वैसे ही किया। बात ये नहीं है, बात ये है कि अब देखें कि पाकिस्तान को कैसे बचाना है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो इस वक्त के कठपुतली वज़ीर आज़म है या वो डमी वज़ीर आला बैठा हुआ है इधर, वो जो भी बात करते हैं झूठ, यू टर्न, आप और मैं यू टर्न ले सकते हैं। मैंने आपसे कमिटमेंट की है कि ये काम करूँगा तो वो मैं कर सकता हूँ। इनको तो चाहिए कि ये ऐसे ना करें। किधर गए वो 50 लाख घर, किधर गए 1 करोड़ नौकरी, किधर वो गए सारा। नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने इतनी मेहनत की है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। ये जो लोड शेडिंग खत्म हुई है ना, तो ये उनकी मेहनत की वजह से। लोड शेडिंग जाते हुए तो उन्होंने कहा था ना आखिरी तकरीर में कि साडा काम हो गया, हूँ अगली लोड शेडिंग उसी जिम्मेदार नहीं है कि वो भी बातें तो सामने ही है ना सर। तो अभी देख लें, अभी वही सिस्टम है, सारा कुछ वही है, लेकिन इन्होंने मैनेजमेंट चेंज की है। क्या किया, अभी बिजली बंद ही नहीं हो रही सर। ये तो सुबह से जलील हो रहे हैं हम
वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाना, वो तो किसी भी मुल्क में आ सकती है। हाँ, लेकिन बिजली अगर हम कंपेयर करें 2018 से पहले और मौजूदा दौर में, बहुत फ़र्क है, बहुत पुरस्कून है। चंद दिन बिजली पीछे तो बिजली बंद हुई थी। देखे ना, ये पिछला सारा रिकॉर्ड चेक कर ले और इन गवर्नमेंट का भी रिकॉर्ड चेक कर लें कि सबसे ज़्यादा बिजली बनाई किसने है, किसने सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट लगाए। आपके प्रोजेक्ट फेल भी उतने ही हुए हैं। नहीं, फेल तो नहीं हुए। जितने भी लगाए हैं ना, उतने ही फेल हुए हैं, उतने महंगे लगे हैं, बाद में बंद पड़े हुए हैं अभी। नहीं, कौन से प्रोजेक्ट को उनको छोड़ें? देखें जी, अगर प्रोजेक्ट बंद हुए होते तो ये बिजली पूरी नहीं हो सकती थी। ये तो असली डैमों से आ रही है ना, असली डैमो देखे जी, असली डैम 1974, 72, 71, 70 यानी अयूब खान के दौर के बने हुए। वो तो मिट्टी से इतने लदे हुए हैं, भरे हुए हैं कि वो अब उतनी बिजली नहीं पैदा हो रही जितनी होनी चाहिए। और साथ देखें कि पाकिस्तान में 1974 के बाद अब तक, अब खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कितने केसी लग गए हैं, कितनी को फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, कितनी को दुकानों में देखे ना कि हम जाते हैं तो वहाँ पे कितनी बिजली लाइटें जल रही होती हैं। ऐसे ही है, एक दुकान पहले एक बल्ब होता था, अभी कई लाइटें, अब कई किस्म की लाइटें जल रही हैं। सही है। और मैं फिर आता हूँ नंबरदार साहब की तरफ। हमारी हुकूमत में किसानों को बहुत ही सब कुछ अच्छा मिला है। देखें, गरीब किसानों को गंदम का जो है ना बीज, वो फ्री दिया गया है। 2-2, 4-4 एकड़ वालों को 1-1, 2-2 तोड़े फ्री दिए गए हैं, जो कि इस वक्त नहीं है। शहबाज शरीफ ने, आपने खुद देखा होगा कि कैंसर की दवाई, प्लास्टिक सर्जरी की दवाई, इमरजेंसी, हर चीज़ फ्री थी। अब आप इमरजेंसी में चले जाए तो आपको दवाई नहीं मिलेगी। अब आप हॉस्पिटल में चले जाए, दवाई नहीं मिलेगी। मज़ीद सवालात हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आइंदा मेरा प्रोग्राम है टॉक शो में भी यही मसाइल को उजागर करना, तो मैं ज़्यादा नहीं बात को आगे लेके चलता, क्योंकि अभी आप माशाल्लाह नए सदर बने हैं यूथ विंग के। और मैं भी माजी में जब ओमान में था तो पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान का मीडिया हेड रह चुका हूँ यूथ विंग में ही। तो यूथ और विंग दो जब चीज़ें मिल जाती हैं ना, फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पहले तो आप हमें बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यूथ विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को मुतहर्रक करने के लिए क्या क्या काम कर रही है। देखिए जी, मुझे तो अभी 6 दिन हुए हैं, आज 30 तारीख है जी। 7 दिन पहले मुझे यूथ विंग की सदारत मिली है डिस्ट्रिक्ट ननकाना की। ठीक है। और जब मैं जनरल सेक्रेटरी साहब, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं खुरम रहील साहब जी, उनके पास जब मैं इंटरव्यू के लिए गया हूँ, तो उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू शुरू किया है तो मुझे उन्होंने सबसे पहले कहा जी पार्टी से वाबस्ता कब से हैं। सही है। मैंने कहा जी 92। सही। वैसे तो मैं ख़ानदानी मुस्लिम लीगी हूँ, लेकिन 92। तो उन्होंने कहा कोई कुर्बानी आपकी पार्टी के लिए। मैंने कहा जी 2000 में ये जो बोट वाला चौक है रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ पे मैंने गिरफ़्तारी दी। किसके लिए? अपने कायद नवाज शरीफ के लिए। कलसूम नवाज ने जब तहरीक निजात चलाई, उसमें मैंने जाके डंडे खाए गुजरांवाला के पास। किसके लिए? अपने पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा जी इसके अलावा, जब वो सारी बातें उन्होंने कही ना, तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा जी कि यूथ विंग की सदारत आपकी हुई। उन्होंने मुझे उसी वक्त नोटिफिकेशन दिया और मुझे उन्होंने कहा कि आप जाके अपने हल्के में काम करें। सही। आमतौर पर कोई भी पार्टी या कोई विंग हो तो उसमें इलेक्शन होते हैं। आपकी सिलेक्शन हुई है या आपकी इलेक्शन जो होते हैं ना, इलेक्शन मदर विंग में होते हैं। अच्छा। इलेक्शन जो मदर विंग है ना हमारी मुस्लिम लीग नून, उसमें इलेक्शन होते हैं। विंग में नहीं है। विंग में नहीं है। विंग में तो आपकी कारकर्दगी को सराहा जाता है। हमारे में भी इधर राणा अरशद साहब हैं, जो मुझे लग रहा है कि पिछले 15 साल से वही मुस्लिम लीग के सदर हैं, जबकि उनको वो मरकज़ी सदर भी हैं MSF के, उनको वोदा नहीं लेना चाहिए। उनको पार्टी के किसी अच्छे कारकुन को आगे लेके आना चाहिए। जैसे अल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़त रखी है कि यूथ विंग की सदारत मुझे मिली है। मैंने 7 दिन में उतना काम मैंने लेबर विंग में 1 साल में नहीं कर सकता था, जितना मैंने 7 दिन में यूथ विंग में मैंने किया। सही है। तो आपको आपके आने से पहले अगर हम बात करें तो आपसे पहले मौजूद थे अली तारक चीमा साहब। उन्होंने भी बहुत सारा काम किया है मुस्लिम लीग नून के लिए। खा वो आपकी इस जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनकी जो बेस है वो डिफरेंट पार्टी से है, घूमते घुमाते आए आपके पास, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी वर्क किया है। उनका अचानक इस ओहदे से बरतरफ होना
या उनका इस्तीफ़ा देना, ये अंदर की बात है, आप हमें बताएंगे ये माजरा हुआ क्या है, क्यों हटाया गया उनको? हाफिज साहब, मैंने ना किसी को हटाया, ना पार्टी ने क्यों हटाया उनको? वो 2 साल से सदर थे ही नहीं। लेकिन लिखा तो यही जाता है। वो देखे लिखा जाता है तो 100 दफ़ा लिखा जाए। मैं पार्टी के रेफरेंस से ये बताता हूँ कि 1.5 साल से अली तारक चीमा साहब सदर नहीं थे। कौन था? कोई भी नहीं था। बेनाम चल रही थी, बेनाम चल रही थी यूथ विंग। कोई सदर नहीं, कोई सदर नहीं, कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं, कोई कुछ नहीं था। अभी भी जो अपने साथ सदर और जनरल सेक्रेटरी लिख रहे हैं कुछ भी नहीं है। तंजीम 1.5 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी। जब उनका नोटिफिकेशन हुआ था तो उस वक्त गुलाम हुसैन शाहिद सदर था। अब सदर हैं हमारे MPA साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी है रावलपिंडी से। तो अब जनरल सेक्रेटरी हैं खुरम रहील साहब, ठीक है। अब वो है 1.5 साल से ज़िला ननकाना में यूथ विंग का कोई सदर नहीं था। सही है, ठीक है जी, ठीक हो गया। हमने ना किसी को उतारा है, हमें तो पार्टी से वाबस्ता है। पार्टी अगर हमें कहे ना कि कल फारग हैं आप, तो हम फारग हैं। अगर पार्टी कहे कि आपने काम करना है, आगे पंजाब में चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट से आगे डिवीज़न में चले जाएं, तो हम उनके हुक्म के ताबे हैं। लोग कहते हैं कि शहर सांगला हिल मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और इन सब का जो करता धरता है वो बर्जीस ताहर है। बर्जीस ताहर जिसके हाथ पीछे हाथ रख दें वो शख्स कामयाब है, जिससे हाथ खींच लें वो नाकाम है। आपकी तो उनसे कोई वाबस्तगी भी नहीं, फिर भी आप ये ओहदा ले चुके हैं, ले उड़े हैं, ये आपके पास ओहदा आ चुका है, जबकि उनके जो ख़ास शख्स था अली तारक चीमा, उनका राइट हैंड, अब उनको साइड पे करके आप आगे कौन सा ऐसा आपने तीर मारा है कि अली तारक चीमा बर्जीस ताहर पीछे और आप आगे? देखिए जी, ये तो मेरे अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया है। अली तारक चीमा साहब से तो मेरा कोई मुकाबला नहीं है। वो पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में आए, हमने तो उनका दिल से एहतराम किया। सही। लेकिन शायद वो इस एलिजिबल नहीं थे वो देखे, तो पार्टी ने उसको अलहदा कर दिया। लेकिन मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि अली तारक चीमा साहब पिछले 1.5 साल से सदर नहीं थे। सही है। लिख रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, लेकिन पिछले 1.5 साल से सदर नहीं थे। ठीक है। और बर्जीस ताहर, जैसे बर्जीस ताहर पार्टी के वर्कर हैं, कारकुन हैं, ऐसे ही अल्लाह के फजल से मैं भी अपनी पार्टी का वर्कर हूँ। सही है सर, मैंने मेरी पार्टी की, मैं आपको अगर आप अपनी वो सारा रिकॉर्ड दिखाऊँ ना, तो इंशाअल्लाह ताला बर्जीस ताहर के बाद दूसरा नंबर इरफान भट्टी का ही है। अच्छा। नून लीग से वाबस्तगी का नाम, दूसरा नाम इरफान भट्टी का ही है, लेकिन अगर इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर सांगले हिल की बात करें तो बर्जीस ताहर साहब के बाद अगर किसी ने मुस्लिम लीग नून को कुव्वत बख्शी है या काम किया है, तख्तियाँ लगाई हैं, वो तारक महमूद बाजवा साहब हैं। देखें जी, तारक महमूद बाजवा साहब जो है ना वो MPA थे ना। सही। उनको MPA भी हम सब ने बनाया था। लेकिन 2006 में आपको मालूम है ना, उन्होंने टेलीफोन खिताब करवाया था नवाज शरीफ साहब का, तो उसके एवज में तो अल्लाह ताला ने उनको टिकट दी थी ना, कि जब टेलीफोन खिताब हुआ ना बाजवा साहब की कोठी में, जी जी, तो उस वक़्त ये था, उस वक़्त असर का टाइम था, यानी 2007-8 में तो हमारी हुकूमत आ गई। जी जी। परवेज़ मुशर्रफ थक चुका था, परवेज़ मुशर्रफ की पार्टी ख़त्म हो चुकी थी, काफ लीग ख़त्म हो चुकी थी, नून लीग जो है ना वो अपने पर जो निकालना शुरू किए थे 1999 के बाद। तो जो कन्वेंशन करवाया बाजवा साहब ने, उसके एवज में उसको टिकट मिल गई। लेकिन उन्होंने काम करके दिखाया ना कि मुस्लिम लीग नून काम करती है। देखें जी, मुस्लिम लीग नून ने जो काम, जो मेरे कायद मियां नवाज शरीफ ने काम किया ना, अगर उनकी लिस्ट आपको गिनाऊँ ना, तो सांगला की सरजमीन में जी जी कोई माई का लाल ऐसे काम नहीं करवा सकता जो हमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने काम दिए हैं इधर। ठीक है, आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए आगे चलता हूँ। अगर MP की बात करें, MP का लेवल होता है एक वज़ीर आला तक। वज़ीर आला जो भी आर्डर देंगे, फ़ंड देंगे, वो काम करेंगे। चूँकि उनका भी इंटरव्यू कर चुका हूँ, जितने भी आप कुर्बो अजवार में जितने आप विलेजेस देख लें, गाँव देख लें, सब में सड़कें मौजूद हैं। नेशनल हाईवे जितनी भी बर्जीस ताहर साहब के अंडर आती हैं, सब का बेड़ा गर्क है। बर्जीस ताहर साहब क्यों काम नहीं कर रहे? हाँ साहब, आपको एक बात बताऊँ जी, कि असल में ये इंटरव्यू हुआ है अचानक। मुझे चाहिए थे वो सारे सबूत लेके आता। फैसलाबाद रोड, इसके आर्डर मेरे पास हैं। ठीक है। पड़ोपिया पुल से लेके सांगला हिल तक। जी जी। मड़ बलोचा वाला जो है उसके आर्डर हमारे पास मौजूद है। सही।
खान जो ढाबा सिंह वाला है उसके आर्डर हमारे पास मौजूद हैं, जो पैसे आए हुए हैं, जो पैसे आए हुए हैं। ठीक है। और पंडोरिया इंटरचेंज से लेके जो सांगला इंटरचेंज है वहाँ से लेके शाहकोट जो सेम नाला है वहाँ तक उसके आर्डर हमारे पास मौजूद है। हमारी किस्मत ये कि चीफ जस्टिस जो उस वक़्त का चीफ जस्टिस था साकिब निसार, जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर गया, उसने ये सारे काम रोक दिए। अब 2 महीने बाद 3 महीने बाद इलेक्शन थे। इलेक्शन में हमारी पार्टी इक़्तिदार में नहीं आई और यहाँ के जो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब हैं उन्होंने जो हमारी जितनी भी डेवलपमेंट थी उसके सारे काम रोक दिए। कब रोके उन्होंने? ये इक़्तिदार में आने के बाद? इक़्तिदार के आने के बाद, इससे पहले ना इक़्तिदार में आने के बाद। इससे पहले तो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सड़कें तो कई सालों से टूटी हुई हैं। नहीं, अगर मैं एमपी साहब यहाँ पे बात कोट करूँ, एमपी साहब मेरे साहब का इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जो शाहकोट रोड है उसका जो फंड है बाया साहब ने रुकवाया हुआ है। नहीं, किसी ने नहीं रुकवाया। मैंने अब क्या दे बात सुने मेरी, एमपी साहब चूँकि पार्टी में नए आए हैं और बरजीश ताहिर साहब ने उनका साथ दिया है और वो एमपी बन गए हैं, उनको हमारी पार्टी के बारे में इतना पता ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो पहले काफ लीग में थे, नहीं पहले नून लीग में थे, फिर वो काफ लीग में चले गए, फिर वो पीपल्स पार्टी में चले गए, फिर वो दोबारा नून लीग में आए। तो ये जो 10-12 साल का डिफरेंस था ना, उनको इसके बारे में नहीं पता है। तारक बाजवा साहब ने क्यों रखवाना था? उनकी तो मिल भी आती है इसी रास्ते में, ऐसे ही उनका घर भी आता है इसी रास्ते में, उन्होंने क्यों रखवाना था? मैं बाजवा साहब की हिमायत नहीं कर रहा हूँ कतन, मैं ना ही आजाद भट्टी साहब को गलत कह रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं पार्टी का वर्कर हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने अपनी पार्टी से वाबस्तगी का ये सिला दिया है कि मैं 2008 में जब इक़्तिदार में आई पार्टी तो मैं डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन था प्राइस कंट्रोल का। सही है। ठीक है जी। और जब जो कोई लेटर, जो कोई चिट्ठी, जो कोई वज़ीर आला से या मरकज़ से चिट्ठी आती थी वो हमारे पास आती थी, मेरे पास भी आती थी काफ़ी। सही। ठीक है। इसमें ऐसे आए ये सारे के सारा काम जो है ना ये उन्होंने रोका। ये देख लें, हमारा एक्सप्रेस वे देख लें, एक्सप्रेस वे बन जाए तो हम फैसलाबाद तो ऐसे ही है जैसे 2 मिनट में गए। सही बात है। तो वो भी रोका गया। सांगला हिल के लिए फ्लाईओवर था जो बरजीश ताहिर ने और तारक बाजवा साहब ने खुद दिया था कि ये जो फैसलाबाद रोड नहीं है नहर से लेके और सांगले जो ब्लेर रोड वाला फाटक है, यहाँ से बाजवा साहब की कोठी के आगे आके उतरना था फ्लाईओवर, कि मोटरवे पे जिन्होंने चढ़ना है या मोटरवे से जो लोग आ रहे जा रहे हैं ना उनको शहर में घुसना ही ना पड़े, क्योंकि बाईपास तो हमारे पास कोई जगह नहीं बन रही थी कि सांगला हिल को बाईपास दिया जाए। तो ये ओवरहेड ब्रिज बनना था। किसने रोका है? ब्रिगेडियर एजाज शाह और इमरान खान ने। लेकिन ये तो पिछले इक़्तिदार की बातें हैं ना, तो इस तौर पे क्यों सारे आर्डर हुए थे ना उस वक्त उन्होंने क्यों भी कुछ नहीं किया? अभी तो देखिए, तो अभी हमारे शहर में जो हमारा हल्का ने 117 है उसमें तो हुकूमत बरजीश ताहिर साहब की है, तो क्यों कुछ भी नहीं कर रहे? सर वो देखिए ना, पार्टी इक़्तिदार में तो नहीं है ना हमारी, लेकिन उनके तल्लुकात नहीं है। फिर देखिए ये तल्लुकात तो बहुत होती हैं, लेकिन जो ऊपर से वज़ीर आज़म ने और वज़ीर आला ने कह दिया हुआ है कि जो अपोजिशन के अरकान हैं उनको फ़ंड नहीं दिया जाएगा। सही है। अब मैं ना तो MNA हूँ ना MP हूँ, इसके आगे के बारे में तो मुझे नहीं पता है ना कि फ़ंड किसने रोक लिए। अगर मैं उस जगह बैठा हूँगा तो फिर आपको बताऊँगा कि फ़ंड कैसे रुके और क्यों रुके और किसने रोके। अगर सड़कों की बात करें, लेटेस्ट अभी तहरीक इंसाफ के 2 मुख्तलिफ ग्रुप आए दिन सोशल मीडिया पर, खैर वैसे सोशल मीडिया वाले ही तहरीक इंसाफ वाले हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा पोस्टें आती हैं, रियलिटी में बहुत कम है, तो वो लगाते हैं जी कि फैसलाबाद रोड बन रहा है जी, कभी डाबा रोड, कभी शाहकोट रोड का जो फंड मंजूर हो गया। आप इस बारे में क्या कहते हैं? उसके बारे में ये तो सब वो ड्रामे कर रहे हैं, जैसा उनका लीडर ड्रामे करता है वैसे तहरीक इंसाफ वाले ड्रामे कर रहे हैं। ड्रामे से आपने याद दिला दिया मुझे। आपने 1 साल पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि नवाज शरीफ साहब सेहतयाब होकर पाकिस्तान वापस आएंगे, अभी तक क्यों नहीं आए? मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस दिन मियाँ साहब सेहतयाब हो गए, कब होंगे? 1 साल हो गया। अभी रिसेंट उनकी बांजे 2 तरह की शादी थी, वहाँ पर हट्टे कट्टे थे, फर्स्ट क्लास थे और वो कह लें कि खूब एंजॉय भी कर रहे सब कुछ। 1 साल हो गया उनको वहाँ पर, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपका 1 साल पुराना इंटरव्यू है, वहाँ पे आपके यही अल्फाज थे, अभी भी वही अल्फाज हैं। चाहता हूँ कि सच क्या है वो बताएं ना। सच तो यही है कि जब वो सेहतयाब होंगे। कब होंगे? उसी वक्त। हाँ, अब देख रहे हैं आप, जो कह रहा था कि मैं अड्डे नहीं दूंगा,
किसी को अड्डे नहीं दूंगा। देखें एक चीज, आप देखें बात एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने बोला था एक एंकर को आप मुझे जितनी बड़ी धमकियां दे देना, मैं भी एंकर हूँ, मेरा भी एक चैनल है, आप मुझे धमकी देंगे, इसका मतलब आप ये नहीं कि आपने तहरीक इंसाफ को, हुकूमत को, फौज को, आर्मी को, पुलिस को आपने धमकी दे दिया, इंतजामिया को आप कुछ बोल दिया। आप उन्होंने सिर्फ एक एंकर को कहा था, एंकर का मतलब एक एंकर ही होता है। मीडिया का काम है माइंड सेट करना, उसको साइड पे रख देते हैं। अभी जो हालात हैं उनको अमेरिका उन्होंने सपोर्ट किया है सिर्फ कि वहाँ से निकल गए, जहाँ से फिर ट्रैवल करके आगे चले जाए, क्योंकि अभी आपको मालूम है अफ़गानिस्तान में हालात इस तरह के नहीं हैं। खान साहब के जो वादे हैं आपको मालूम है वो सब ऐसे ही हैं। लेकिन हम बात करते हैं अपने हलके की, अपने इलाके की। हमें भी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा ना कि हमारे जो हालात हैं वो तो तब्दील हो ही नहीं रहे। कब होंगे ये सारे हालात तब्दील? देखें जी, हमारी तो पार्टी की हमारी हुकूमत आएगी तो हम जो हमारे MNA होंगे, MP होंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और अपने कायदीन से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो 4 साल 3 साल 5 साल में हमारे तरक्याती काम नहीं हो सके हैं, उनको ऐसे पहिए लगा दिए जाएँ कि वो 6 महीने में हो जाए। हम तो ये बात आपको कह सकते हैं। अगर एंकर को धमकी मैं तो नहीं किसी को लगा सकता, मैं तो रिक्वेस्ट ही करता। हाँ, अपने मुखालफिन को धमकी क्या धमका भी लगा सकता हूँ, एंकर को नहीं, क्योंकि ये हमारे मुल्क का चौथा सतून है। सही है। जो सहाफ़त है ना, ये चौथा सतून है। वो अलहदा बात है कि आज हर बंदा साफ़ी बन चुका है, हर बंदा ही किसी को कुछ ब्लैकमेल हो रहा है, कोई कुछ ब्लैकमेल हो रहा है। इसके बारे में मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगा। यही बात कहूँगा कि वज़ीर आज़म ने जो अपोजिशन वाले हैं, ख़ास तौर पे नून लीग वालों को दीवार से लगाया हुआ है। वो तो सब हुकूमतें ऐसे ही करती हैं, दूसरे अपोजिशन को हमेशा दीवार के साथ ही लगाया जाता है, फिर ही कुछ काम होता है। इन्होंने तो आपको लगाए रखा ना, जब आप इक़्तिदार में थे आपको 126 दिन आपको उन्होंने हाईजैक कर लिया था, तो यही है, वो अकेले स्ट्रॉन्ग है, आप फिर हार जाते हैं, यही कह सकते हैं। देखें नहीं, अब ये इलेक्शन आने वाला है, अगर 126 दिन हमने तो उसको एक दिन भी नहीं तंग किया अभी तक। सही है, क्योंकि हमारे कायदीन कहते हैं कि इसको हुकूमत करने थे। हमने अब मेरे कायद ने कल कराची में कहा है ना कि लॉन्ग मार्च, खुदा की कसम आपको लॉन्ग मार्च का मज़ा आ जाएगा। पहले भी हो चुके हैं ऐलान इसी साल 31 मार्च का भी था, नहीं 31 जनवरी का भी हुआ, फिर दिसंबर में भी हुआ पिछले साल। PDM जो है ना, PDM ये एक जमात नहीं है ना, इसमें 7 8 10 जमातें हैं। तो उनको जो सरबराह है वो उनका कोई किरदार ही नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो अच्छे और मंजे हुए सियासतदान हैं। ये ऐसे उनके पीछे भाग ऐसे 4 सीटों से इकट्ठे इलेक्शन हार गए। देखें जी, 4 सीटों से हम भी तो इक़्तिदार में नहीं आ सके ना। कितने डिलीवर किया था पाकिस्तान में, कितने काम किए, हमारी हुकूमत भी तो पार्टी भी तो हुकूमत में नहीं आ सकी ना। सही। तो हारना तो एक अलग बात है ना। चले आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि अब यूथ विंग में आप चूँकि अभी सदर बन चुके हैं, तो आप यूथ विंग को या अपने मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को मुत्तहद करने के लिए क्या प्लानिंग रखते हैं? देखें जी, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने और आपका शुक्रिया। यूथ विंग के लिए मेरी जान भी हाज़िर है। मैं आपके तवस्सुत से ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज शरीफ का वर्कर है, वो मेरे सर पे बैठेगा और मैं उसके लिए, जो मुझसे बड़े हैं उनका मैं छोटा भाई हूँ, जो मुझसे छोटे हैं उनका मैं बड़ा भाई हूँ। किसी से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, आए मिल के इकट्ठा काम करें। वो राना अरशद साहब का ग्रुप हो, वो बरजीज़ ताहिर साहब का ग्रुप हो, वो किसी का ग्रुप हो, मुझे अपने वर्करों से प्यार है। क्योंकि इतना छोटे से सियासत, मैं यूथ विंग का अपनी वार्ड का सदर बना था पहले। अच्छा। बलेर में एक वार्ड का सदर बना था 92 में, फिर 2-3 साल बाद मुझे बलेर का सदर बनाया गया, फिर मुझे 2-3 साल बाद यूथ विंग से मेरी अलहदगी हो गई, लड़ाई हो गई या किसी ने मुझे निकाल दिया, पता नहीं, मुझे वो समझ याद नहीं है मुझे। फिर चौधरी बरजीज़ ताहिर साहब ने मुझे डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना दिया लेबर विंग का। उसके लिए भी मैंने पार्टी का बहुत कुर्बानियाँ दी। अब भी मेरी आपके तवस्सुत से मेरी रिक्वेस्ट है अपने कारकुनों से, यूथ विंग के वर्करों से, मुस्लिम लीगियों से, मुझसे जो बड़े हैं, जो सीनियर हैं, उनसे कि मिल के चल के इकट्ठा काम करें, ना किसी की टांग खींचे, ना किसी की टांग हम खींचे, ना कोई हमारी खींचे। अपनी क़यादत के लिए इंशाल्लाह दिन रात एक करूँगा और आपको नज़र आएगा यूथ विंग का काम। ये अगर लॉन्ग मार्च हो जाता है
अगर लॉन्ग मार्च नहीं होता है फिर भी आपको मेरी पार्टी का यूथ विंग का काम नज़र आएगा इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी भट्टी साहब, आपने बहुत सारी मालूमात हमें फ़राहम की, ख़ास तौर पर यूथ विंग के हवाले से आप क्या प्लान रखते हैं और अपने नौजवानों को, वर्करों को कितनी अहमियत देते हैं। ये बड़े दिल वाला बंदा ही कर सकता है, हर बंदे के बस की बात नहीं है। आपने और भी तलब सवाल जो थे पार्टी के हवाले से, बलजीत तार साहब के हवाले से और हमारे हल्के के हवाले से जो थे, उनका भी आपने बखूबी जवाब दिया। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हाजी इरफानुल हसन भट्टी साहब का सियासी कैरियर कब स्टार्ट हुआ और आज इस मुकाम पर हैं कि वो मुस्तकबिल में ख़ुद को मेंबर पंजाब असम्बली देख रहे हैं। हमारी दुआ है कि वो कामयाब हों अपनी नेक निजती के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ। हमें इजाज़त, मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौजू, नए मेहमान के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।